सेंटर ऑफ मास। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, कोलिजन्स के बारे में भी है, राइट, और इम्पैक्ट वाले सारे प्रॉब्लम्स होंगे इसमें, जिसमें इम्पल्स इन्वॉल्व होता है। तो बड़ा ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स, डाइवर्स टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट बेसिकली जो स्टार्टिंग 3-4 लेक्चर्स हैं वो सेंटर ऑफ मास पे ही फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। मोमेंटम बेस्ड प्रॉब्लम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग समझेंगे क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है। मतलब ये एक पॉइंट माना गया है ऐसा, एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अभी तक हम लोगों ने जो भी एनएलएम या जो भी काइनेमेटिक्स सब पढ़ा था, उसमें हम लोग बॉडी को एक पॉइंट मास मानते थे, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन बोलते थे, उस पर फोर्सेस लगाते थे। पर रियलिटी में आपको पता है ऐसा नहीं होता, पॉइंट मासेस नहीं होते हैं। सब चीज़ें बॉडी बड़ी होती हैं, उनको एक पॉइंट मास नहीं माना जा सकता। तो हर पॉइंट का बॉडी पे हो सकता है कुछ अलग एक्सीलरेशन हो, अलग वेलोसिटी हो, ठीक है। तो सिर्फ सिमिलरली एफ इज इक्वल टू एम ए जो हम लोग लिखते हैं, इसको न्यूटन्स लॉ को यूज़ करने के लिए बॉडी को कहा गया कि किसी पॉइंट मास से रिप्लेस किया जाए। तो उस पॉइंट मास को कहाँ रखा जाए, तो वो जो पोजीशन निकाली गई उसी को बोला सेंटर ऑफ मास। मतलब कि पूरी बॉडी का जो मास है उसको पॉइंट मास मानते हुए किस पोजीशन पे मैं रख दूं, जिस पोजीशन पे रख के पूरी एनालिसिस आप उसकी पॉइंट मास मान के कर सकते हैं, वही पोजीशन जो है आपकी उस बॉडी की सेंटर ऑफ मास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इमेजिनरी पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी को आप पॉइंट मास मान के रख दीजिए, वही बॉडी उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट मे और मे नॉट लाई इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 2 पॉइंट मास हैं, अब इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में लाई करेगा। अभी हम लोग देखेंगे ये चीज़ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है सिमेट्रिकल केस में, ठीक है। सिमेट्रिसिटी जहाँ पे एग्जिस्ट करेगी तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास इन 2 पॉइंट मास का इनके सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो क्लियरली ये दोनों ना इस मास पे लाई कर रहा है ना इस मास पे लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये रिंग देखिए, तो रिंग का भी ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा इसके सेंटर पे। क्लियरली ये रिंग पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये कोई डिस्क होती है ऐसे, इसका भी अंदर लाई करेगा, पर रिंग के बाहर हो गया ये, ठीक है। सपोज करिए कोई यू शेप की बॉडी है ऐसे, तो उसमें भी कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, वो भी बॉडी पे देखिए लाई नहीं करेगा। तो हो सकता है बॉडी पे लाई करे, हो सकता है बॉडी पे ना लाई करे, जैसे कि ये केस, जैसे कि ये केस, जैसे कि ये केस, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका भी सेंटर इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो ये आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि बॉडी पे लाई कर रहा हो, इसलिए इसको बोला गया है इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बॉडी पे एग्जिस्ट करे ये पॉइंट। फिर कह रहे हैं होल बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय पॉइंट मास सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ मास। ठीक, मैंने आपको बोला कि ऐसा पॉइंट, ऐसी पोजीशन जहां पर पूरी मास को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया जाए, वही सेंटर ऑफ मास होता है। तो वही कह रहे हैं होल बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय पॉइंट मास सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब फॉर अ पॉइंट मास F इज इक्वल टू एम ए हम लोग लिखते आए हैं अभी तक, जहां पर एक्सेलरेशन होता था पॉइंट मास का, ठीक, जहां पर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट मास, ठीक है। लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस बॉडी, इसको आप कॉन्टिन्यूअस बॉडी बोल दीजिए,
F इज इक्वल टू MACM होता है, ठीक है। MA क्योंकि ये पॉइंट मास के लिए हम लोग लिखते हैं, तो बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, बॉडी के लिए A की जगह ACM लिखेंगे। ACM इज दी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए, जहां पर हो सकता है कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम ना हो, अभी वो भी समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो वहां पर ए जो निकालते हैं वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन आप लिखेंगे मोमेंटम की P इज इक्वल टू वी, तो V हो जाएगा VCM, ठीक है। अब यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि वाई डू वी नीड सेंटर ऑफ मास। तो मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है सारे बॉडी पे सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम ना हो। फॉर एग्जांपल ये रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट अल्फा से घूम रही है, ठीक है। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोई पॉइंट अगर यहां से r1 की दूरी पे है, ये वाला पॉइंट, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक। कोई पॉइंट r2 पे होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू R2 अल्फा, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन R1 अल्फा है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन R2 अल्फा है। सिमिलरली कोई और पॉइंट लेंगे R3 पे, तो उसका R3 अल्फा हो जाएगा। अब क्योंकि R1 R2 R3 डिफरेंट है, तो ये एक्सेलरेशंस भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए when every point on body has a different acceleration, तो आप सिंपली F इज इक्वल टू ma नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली F इज इक्वल टू ma नहीं लिख सकते, तो हमें A जो है वो सेंटर ऑफ मास का निकालते हैं ऐसे केसेस में हम लोग, और M पूरी बॉडी का लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे उसको पॉइंट मास मान के रख देते हैं, और A जो है सेंटर ऑफ मास का लिख देते हैं, ठीक है। ये था एक रॉड जो रोटेट कर रही थी। सिमिलरली हो सकता है कि बॉडी कोई ट्रांसलेट भी कर रही हो, रोटेट भी कर रही हो। रोटेशन के चैप्टर में देखेंगे हम लोग। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स बोथ translation and rotation, it is easier to analyze the motion of body by sitting at center of mass and then analyze the motion of center of mass separately। ये थोड़ा सा कुछ टाइपो हो गया है। कह रहा है कि कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों परफॉर्म कर रही है, तो बेहतर ये होगा कि पहले आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होगी, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही आप बैठ गए, ठीक है, अब तो बॉडी वो ट्रांसलेट करेगी ही नहीं। तो इट इज ईजियर टू एनालाइज द मोशन ऑफ बॉडी बाय सिटिंग एट सेंटर ऑफ मास एंड देन एनालाइज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेपरेटली, ठीक है। तो ये हम लोग आगे अपने स्टडी में करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की तरह छोड़ा गया, कोई एक मान लीजिए पेन है, इसको मैं ऐसे रोटेट करूं और ऐसे फेंक भी दूं प्रोजेक्टाइल की तरह, तो क्या होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसका सेंटर ऑफ मास भी कर रहा होगा, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट बाकी पॉइंट्स इसके रोटेट भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रेफरेंस में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये पूरा ओमेगा से एनालाइज करेंगे इसके बॉडी को, और फिर सेंटर ऑफ मास को एनालाइज करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों करे, तो आपको क्या करना है, पहले सेंटर ऑफ मास में बैठ के बाकी बॉडी के पार्ट्स को एनालाइज करना है, मोशन उनका, देन सेंटर ऑफ मास को एनालाइज करना है, ठीक है, अलग से। तो मोटा मोटी जो कंक्लूजन निकला कि F इज इक्वल टू एम ए में F इज इक्वल टू एम टाइम्स ACM होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। कोई भी कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए कोई भी इक्वेशन लिखें, P इज इक्वल टू एम VCM होता है, ठीक है। लाइकवाइज बाकी के इक्वेशंस भी। तो सेंटर ऑफ मास हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है निकालना, उसका एक्सेलरेशन निकालना। अब दो टाइप की स्टडी है, एक कि पॉइंट मासेस दिए हों, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो कई सारा, जैसा कि एक सिंगल पॉइंट मास है, ये 2 पॉइंट मासेस हैं,
ये 3 पॉइंट मास का सिस्टम है, ये सपोज करिए 4 पॉइंट मास का सिस्टम है, या तो इस टाइप की बॉडी हो या कॉन्टिन्यूस बॉडी हो, जैसे कि ये रॉड है, जैसे कि ये स्क्वायर प्लेट है, जैसे कि ये क्यूब है, ये रिंग है आपका, सिमिलरली ये डिस्क है। ये थोड़ा सा फिगर गलत बन गई है। ये सॉलिड स्फीयर मान लीजिए अब, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी ये हो गई, पॉइंट मास सिस्टम ये हो गया, समझ ही रहे हैं आप, जहां पर मास हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करे बॉडी के, ठीक है, पेरिफेरी पे, वो कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है। पॉइंट मास होता है कुछ डिस्क्रीट लोकेशंस पे वो मासेज हैं, जैसे कि यहाँ, जैसे कि यहाँ, जैसे कि यहाँ, यहाँ पर कोई मास नहीं है। कॉन्टिन्यूस बॉडी में हर पॉइंट पे मास एग्जिस्ट करेगा, मास एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस बॉडी होता है। अब जैसे ये रिंग है, तो रिंग में ये वाला पॉइंट इनसाइड मत ले लेना, जहां पर बॉडी का पेरिफेरी होगा, इनसाइड द बॉडी पेरिफेरी, मतलब जहां जहां बॉडी है वहां वहां पे मास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं आप पॉइंट मास सिस्टम के लिए, मास एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट लोकेशंस, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही मास है। तो ये आपका पॉइंट मास हो गया, ये कॉन्टिन्यूस बॉडी हो गया। अब समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो राइट साइड वाली फिगर में देखिए पहले, ये आपका वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। देखिए 3 मासेस लिए मैंने, m1 है यहाँ पर जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 है यहाँ पर जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, एंड दिस इज m3 जिसका पोजीशन वेक्टर r3 है। तो RCM जो लिखा जाता है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n नंबर ऑफ मासेस, ऐसे अगर रखे हों तो सिंपली m1 r1 प्लस m2 r2 डैश 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 mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कहाँ तक, जितने पॉइंट मासेस होंगे mn तक, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास निकालने का, ये आपकी पोजीशन वेक्टर। अब इसको आप एक्सिस वाइज ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पूछा गया एक्ससीएम निकालना है, तो सिंपली m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डैश डैश जहां तक भी जा रहा है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 जहां तक जाएगा, ठीक है। मान लीजिए n तक जा रहा है तो आप लिखेंगे mn xn और यहाँ mn, ठीक है। सिमिलरली YCM निकालना हो, सेम फॉर्मूला, y के n तक चले जाइए और यहाँ पर, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर Z, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मास से रिस्पेक्टिव पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल मास से डिवाइड कर देना है। तो ये तो XCM YCM ZCM निकल गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। RCM जो आपने निकाला है ये अभी, ये ओरिजिन इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, XCM जो निकाल रहे हो इसके ओरिजिन, सपोज करो आप ओरिजिन यहाँ ले लो अपना, ठीक है, ये कोई दूसरी एक्सिस ले लो, y डैश x डैश o डैश, तो अब यही RCM आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। R1 डैश कर लो इसे, ठीक है। तो अगर आपका ये RCM यहाँ पे मान लो कोई सेंटर ऑफ मास आ रहा था, तो इसकी पोजीशन भी इसी तरह लाइकवाइज चेंज हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। सपोज करिए ये सेंटर ऑफ मास है, ओके, तो आप इसको रेड कलर से शो कर दीजिए। ये आपका RCM है, ठीक है। अब जब आपका ये ओरिजिन चेंज हो जाएगा तो यही पॉइंट अब यहां से मिलाएंगे आप, ठीक है, इसी पॉइंट को, और ये RCM नया वाला हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। ये RCM नया हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आपका ओरिजिन चेंज होगा तो RCM भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे डिपेंड करेगा, आपका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। RCM is the position vector of center of mass with respect to origin. Okay, it is dependent ये कुछ चीजें इसमें मिस हो जा रही है। डिपेंडेंट ऑन R1 R2 R3 मतलब सारे मासेस के पोजीशन, इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑन चेंजिंग ओरिजिन R1 R2 R3 विल चेंज, हेंस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विल आल्सो चेंज, मतलब कि फ्रेम के ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा है। इसको ध्यान करिए, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। पर क्या होगा, देखो पोजीशन चेंज हो रही है मतलब कि वो वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज करिए, चलो ब्लू कलर ही लिया जाता है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, फिर मैं दूसरी एक्सिस लेता हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। ये मेरा x प्राइम, दिस इज माई y प्राइम एंड दिस इज माई o प्राइम। सपोज करिए मेरा पॉइंट यहां पर है, ठीक है, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास। अब मैं ब्लू को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा RCM हो जाएगा, और मैं अगर ब्लैक को ज्वाइन करूंगा तो ये RCM डैश हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, पर क्या सेंटर ऑफ मास आपका वही है, राइट, उसका एसेंस वही रहेगा। कहने का मतलब है कि उसकी जो लोकेशन थी बॉडी में दैट विल रिमेन सेम, बस आपका क्योंकि ओरिजिन चेंज हो रहा है तो आपका वो वेक्टर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। एसेंस उसका सेम रहेगा, मतलब उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन जहां पर था वहीं पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जो सारी आपकी स्टडी एनालिसिस है उसका एक्सेलरेशन वगैरह जो निकालेंगे आप, वो डिपेंड करेगा किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना है। पर कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास अगर बॉडी के किसी पॉइंट पे लाई कर रहा था तो वहीं लाई करेगा, बस उसका रिलेटिव, क्योंकि वेक्टर रिलेटिव चीज है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो वो चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, ओरिजिन जैसे चेंज करेंगे पोजिशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, पर सेंटर ऑफ मास का एसेंस वही रहेगा, ठीक। अब हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिया, अब हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन भी कैसे निकालते हैं। तो वो भी एकदम उसी तरह से निकालेंगे जैसे कि हम लोगों ने RCM निकाला था, m1 r1 प्लस m2 r2 डैश 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 प्लस mn rn और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डैश 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 mn, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल कि m1 v1 प्लस m2 v2 डैश 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 प्लस mn vn, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 डैश 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 mn। अच्छा, ये v1 v2 क्या चीज़ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि डिफरेंट जो R1 R2 जैसे थे
सारे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर, इसी तरह v1 v2 सारे पॉइंट्स के वेलोसिटीज हैं, ठीक है। ये m1 है, इसका वेलोसिटी वेक्टर v1 होगा, ठीक है। ये m2 है, इसका वेलोसिटी वेक्टर v2 है। ये m3 है, इसका वेलोसिटी वेक्टर v3 है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn। सिमिलरली ACM हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2। ये कैसे आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो drcm बाई dt हो जाएगा आपका vcm, और आपका dr1 बाई dt को आप लिख सकते हैं v1। तो दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वंस अगेन। तो dvcm बाई dt क्या हो जाएगा, acm, ठीक है। तो अब आ जाएगा acm इज इक्वल टू dv1 बाई dt a1 हो जाएगा, dv2 बाई dt a2 हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा और सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन निकालने का। नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है ये तीन फॉर्मूले। जैसे पोजीशन वेक्टर का याद किया था आपने, वैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का भी कर सकते हैं। और मैंने बोला कि आप इसको एक्सिस वाइज ब्रेक भी कर सकते हैं। तो Vx अगर सब x के लॉन्ग निकालना है तो आप यहाँ v1x v2x ले लीजिए, y के लॉन्ग v1y v2y, एंड सिमिलरली फॉर एक्सीलरेशंस। तो आप इसको एक्सिस वाइज ब्रेक भी कर सकते हैं। वी कैन डू सेम एनालिसिस एक्सिस वाइज, ठीक है, फॉर फाइंडिंग VCMX, VCMY, VCMZ, ACMX, ACMY, ACMZ, ठीक है। फिर आता है कि फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाए, तो इसका हेडिंग आप पहले ये लिख लीजिए, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, जब सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी जब भी, तो जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर या सिमेट्री का सेंटर आएगा वहीं पर सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। ये तो पहली रूल है, आप इसको ध्यान कर लीजिए। इन सिमेट्रिकल बॉडी सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे कि ये चार मासेज हैं, सपोज करिए m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू m4 है, ठीक है। तो इनका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास पे। दो मासेज हैं, अभी के लिए आप मान लीजिए m1 इज इक्वल टू m2 है, तो इनका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ से पास कर रहा होगा, मतलब इस सेंटर पे, ठीक है। सिमिलरली क्यूब है, सारे वर्टिसेस पे मास रख दिए गए, ऑल मासेस आर इक्वल, ठीक है। तो कहाँ लाई करेगा, जहाँ पर बॉडी का सेंटर होगा, दैट विल बी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये था पॉइंट मासेस के लिए। अगर आपको सारे पॉइंट मासेस इक्वल दिए हुए हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, क्योंकि इसी में सिमेट्री एग्जिस्ट करी, अगर ये मासेस इक्वल नहीं होंगे, इफ मासेस आर नॉट इक्वल, तो सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी। देन symmetry does not exist. In this case we have to apply formula जो अभी हम लोगों ने देखा था RCM निकालने का, m1 r1 plus m2 r2। In this case we will have to apply formula for RCM, ठीक है।
कहने का मतलब जब सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो आप सेंटर मान लीजिए, जब सारे मास इक्वल होंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, मासेस इक्वल नहीं होंगे तो आपको आरसीएम वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे निकालना है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहां पर 3 मासेस है वर्टिसेस पे, ए बी और सी पे, m1 m2 m3। फिर आपको कुछ ये थीटा दे देगा, इसको जनरल ले लीजिए, अभी मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। सपोज करिए ये साइड ए है, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर थीटा। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो आपको एक कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास आपको निकालने को कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा था आरसीएम का, m1 r1 प्लस m2 r2, या हमको एक्स वाई निकालना है तो हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, पहले एक्स सी एम लिख लेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली वाई सी एम, वैक्टर लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। वाई सी एम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x1 x2 x3। अब तीनों को कैलकुलेट करने से अच्छा है हम कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा ओरिजिन लें कि हमारे मैक्सिमम 0 हो जाएं। ठीक है, ये हमको आपको करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसी कोऑर्डिनेट एक्सिस लेनी है जहां से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो सके। हो तो आप कहीं भी सकता है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, पर उससे फायदा नहीं है। ठीक है, उससे कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। तो आपको ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है जहां से आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अगर मैं यहीं पे ले लूँ कुछ इस टाइप से, और इसी के अलॉन्ग मैंने x ले लिया और इसके अलॉन्ग y अगर ले लूँ मैं, ठीक है, तो देखिए इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, x बचेगा कुछ, इसका तो x भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 मिल जाएगा। तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b, 0। ठीक, और a के कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा, वो क्या होंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। तो इफ दिस इज a, तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है, नाउ अब प्रॉब्लम आपकी इजी हो जाएगी। एक्स सी एम पहले निकाल लीजिए, बाकी आप वाई खुद से निकाल लेना। तो हो जाएगा m1 एक्स सी एम, x1 क्या है, m1 टाइम्स a cos थीटा प्लस m2 टाइम्स 0 है ये, ठीक है, और प्लस m3 टाइम्स b है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली वाई सी एम अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, m1 a साइन थीटा प्लस m2 का तो 0 है और प्लस m3 का भी 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे लेने से हमारे 3 0 मिल गए हमें, 1 2 3, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। तो वही इसका टेक अवे है कि वी के टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस एज पर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, और ये जो पोजीशन निकलेगी एक्स सी एम वाई सी एम इज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, कहीं ओरिजिन आपका और होगा तो फिर वहां से दोबारा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। आप ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए, ऐसी ओरिजिन लीजिए कि आपके मैक्सिमम 0 हो जा रहे हो। ठीक, ये जैसे भी आपको कैलकुलेशन इजी पड़ रहा हो आप ले सकते हैं। कह रहा है कि मासेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ क्यूब एज शोन। इस वाले फेस के वर्टिसेस पे 2m मास प्लेस्ड है और पीछे वाले फेस के वर्टिसेस पे m मास प्लेस्ड है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे,
वन बाई वन चलेंगे। पहले इस फेस वाइज चल लीजिए आप, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास, इस 2m वाले फेस का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, तो वहां पे रख दीजिए। टोटल कितना मास है अभी दे, 2m 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 8m हो जाएगा। तो ये जो 2m 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 इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रख दिया 8m, ठीक है। सिमिलरली m वाला जो है, m वाला जो साइड है इसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, चारों वर्टिसेस पे m है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर पे जाके 4m रख दूंगा, ठीक है, 4m। अब देखिए इस फेस और इस फेस के बीच में दूरी अगर a इसके साइड हैं सारे, तो इसके सेंटर और इस फेस के सेंटर के बीच में डिस्टेंस भी a होगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 8m और यहाँ पर 4m, और इनके बीच की दूरी है a, ठीक है। बस यही बन गया आपका। और इसका ऑब्वियसली सेंटर आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक को ओरिजिन मान लेना है, ठीक है। मैं यहीं पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूँ y एंड दिस इज x, ठीक, और ये ओरिजिन हो जाएगा। अब एक मास आपका ओरिजिन हो जाएगा 0,0 और इसका हो जाएगा a,0, ठीक है। मैंने कहा ना दो पॉइंट मासेस मिल गए आपको। अब दो पॉइंट मासेस आप ओरिजिन मान लीजिए, एक पे ओरिजिन मान लीजिए, तो एक का तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो XCM आपका हो जाएगा 8m इंटू 0 प्लस 4m इंटू a अपॉन 8m प्लस 4m। तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 12, तो a/3 आएगा। सिमिलरली YCM कैसे निकालोगे आप, देखो 8m इंटू 0 प्लस 4m इंटू 0, ये तो आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए कि इसी लाइन के अलॉन्ग ही लाई करेगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/3, 0 कहाँ से, इस फेस के डायगोनल से, इस फेस के सेंटर से इस फेस के सेंटर की तरफ, मतलब ऑपोजिट z डायरेक्शन में आपका a/3 डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। एट एम का जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास माना था, 8m हमने कहाँ रखा था, इस फेस के सेंटर पे, तो मान लिया वो कहीं यहां था, ठीक है। अब इससे इस वाले सेंटर की तरफ a/3 डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। अगर आपको एक्स वाई नहीं मानना है, इसके अलॉन्ग ही, एक्सिस के अलॉन्ग ही लेना है, तो आप देखिए ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस हमारी z है, ठीक है, तो इसको आप z भी मान सकते हैं। मैंने x आपके इजी करने के लिए ले लिया है, पर एक्चुअली में ये x ना होके z है ये डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज योर इनफैक्ट माइनस z डायरेक्शन है, क्योंकि z आपका इधर की तरफ है, तो आपको ये वाली डायरेक्शन माइनस z ले सकते हैं या इधर z ले सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस a की जगह माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपकी कन्वीनियंस हो आप ले सकते हैं, आप सिंपली इसको कॉम्प्लिकेट ना करके इसको z डायरेक्शन ले लीजिए अभी आपके कैलकुलेशन इस पार्ट के लिए, ठीक है, और या इसको x रहने दीजिए, ठीक है। अब आपके समझने का तरीका है कि 8m से 4m की तरफ a/3 डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो 8m से 4m की तरफ चला, ये z डायरेक्शन ही है, तो z डायरेक्शन में पीछे की तरफ a/3 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तरीका क्या है करने का, मैंने समझा दिया। पहले ब्रेक कर लीजिए बॉडी को, जहां जहां सिमेट्री मिल रही है उनका सेंटर मान लीजिए, एंड देन आप RCM वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ 3D डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें भी वर्टिसेस पे आपके कुछ इसी तरह से मासेस रखे हुए हैं, m m
इस वाले वर्टिस पे 2m रखा है। मैंने आपको समझाने के लिए m1 और m ब्रेक किया ताकि एक मास आपको दिखे इस प्लेन पे, एक मास दिखे इस प्लेन पे, ठीक है ये इस पॉइंट पे 2m। ठीक, तो कैसे करना है इसे? बड़ा सिंपल, इस प्लेट का सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं, इस पे क्या मान लें हम लोग 4m। सिमिलरली ये वाले प्लेट का इस पे सेंटर मान लीजिए, यहाँ पे 4m। अब आपको बाकी चीज़ें निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सारी डिस्टेंस आप मान सकते हैं। अभी मान लो इसको A है, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C, ठीक है। तो 4m मास का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अगर ये ओरिजिन है A/2, B/2 एंड 0, फिर दूसरे 4m मास का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस वाले 4m मास का? तो देखिए x में 0 है, y में B/2 है और z में C/2 है, ठीक है। अब ये आपके दो पॉइंट बन गए, ठीक है। अब आप सिंपली RCM का फॉर्मूला निकाल दीजिए। XCM कैसे निकलेगा? 4m इंटू A/2 प्लस 4m इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4m प्लस 4m, कितना हो जाएगा A/4। सिमिलरली YCM कितना हो जाएगा 4m इंटू B/2 प्लस 4m इंटू B/2 डिवाइडेड बाई 4m प्लस 4m, तो ये कितना हो जाएगा B/2 ही हो जाएगा, ठीक है। ZCM कितना हो जाएगा 4m इंटू 0 प्लस 4m इंटू C/2 डिवाइडेड बाई 4m प्लस 4m, तो हो जाएगा C/4। तो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन बनेगा दैट इज A/4, B/2 एंड C/4, ठीक है। तो ये फेयरली इजी है, बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको लिखने आना चाहिए। या तो आप इंडिविजुअल मास का सबका लिखें और फिर ये लंबा सा फॉर्मूला लगाएं, उससे बेहतर है कि आप जहां तक आंख से देख के सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। जैसे इसका मैंने 4m मान लिया यहाँ पे, इसका मैंने 4m मान लिया एंड देन आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, XCM वाला, YCM वाला। जहां तक सिमेट्री आपको हेल्प करेगी आप सिमेट्री के साथ चलेंगे, ठीक है। अब आता है टू पार्टिकल सिस्टम। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है या थ्योरी कुछ ऐसी है आपकी कि आपने माना कि दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है बीच में। m1 की सेंटर ऑफ मास से दूरी r1 है, m2 की दूरी r2 है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस इनके बीच की r1 है, r है सॉरी। एक बात तो तय है कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, तो ये मैंने पहला अपना लिख लिया इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लेना है, ठीक है। यहीं पर मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, 0,0। तो RCM क्या हो जाएगा अब 0, ठीक है। तो RCM को मैंने लिख दिया 0 और RCM का फॉर्मूला क्या है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो 0 इज इक्वल टू m2 r2, देखो इधर मैंने पॉजिटिव माना है, x एक्सिस इधर लिया है, तो m2 r2 हो जाएगा आपका माइनस m1 r1 हो जाएगा, क्योंकि हम ये पीछे जा रहे हैं r1 तो इसलिए मैंने माइनस यूज किया है, प्लस अपॉन m1 प्लस m2, और इससे हमारा मिल जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा यूज होगा प्रॉब्लम्स में टू पार्टिकल्स के लिए। सेंटर ऑफ मास अगर उनकी दी हुई r1 r2 दी हुई है तो सिंपली आप क्या लगाएंगे m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत सिंपल है, ठीक है। वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में r1 r2 डिस्टेंस है, m1 r1 बराबर m2 r2, ठीक है। और क्योंकि r आपको दिया हुआ है r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा जो ज़्यादा यूज होगा। तो इन दोनों से आप फार्मूला निकाल सकते हैं कि r1 बराबर m2 r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और r2 इज इक्वल टू m1 r अपॉन m1 प्लस m2।
ठीक। तो आपको अगर टोटल डिस्टेंस दी हुई है और R1 R2 निकालना है तो आप इस तरह निकालेंगे। आपको R1 R2 में रिलेशन चाहिए तो ये आपका बनेगा, ये ज़्यादा यूज होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये टू पार्टिकल की थियरी है। मोस्टली आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से एक की दो डिस्टेंस दे दी, दूसरे की डिस्टेंस पूछेगी। इन केस अगर दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस दी और R1 R2 पूछेगा तो आप ऑब्वियसली ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास का मतलब है, जैसे आप एक्स निकाल रहे थे, m1 x1 प्लस m2 x2 डैश 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 प्लस mn xn और यहाँ तक प्लस mn तक जा रहे थे। क्या हो कि अगर सारे मासेस कुछ कुछ शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। m1 गेट शिफ्टेड बाई dx1, m2 बाई dx2 और सो ऑन, xn आपका शिफ्ट हो जाए dxn से, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा? अगर इंडिविजुअल मासेस थोड़े थोड़े अमाउंट शिफ्ट हो जाएं तो कितना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, उसी का फॉर्मूला है ये। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज dxm और उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, m1 dx1 प्लस m2 dx2 डैश 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 mn dxn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn तक, ठीक है, जहां तक जाएगा, ठीक। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, जितने इंडिविजुअल मासेस शिफ्ट होंगे वही वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास पे। एक कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए भी हम लोग देखेंगे, उस पर ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर डी को हम लोग डेल्टा से रिप्लेस कर दें तो m1 प्लस m2 प्लस mn डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू m डेल्टा x1 प्लस m डेल्टा x2 डैश 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 mn डेल्टा xn, ठीक है। डी को मैंने डेल्टा से रिप्लेस किया है। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, वाई डायरेक्शन के लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस mn डेल्टा वाई सी एम इज इक्वल टू m डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 डैश 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 प्लस mn डेल्टा yn, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा इजी है रटना, ठीक है। कि डी वाई सी एम या डेल्टा वाई सी एम जो भी याद करिए, फर्क नहीं पड़ता। तो m1 डी y1 प्लस m2 डी y2 mn डी yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है। एंड सिमिलरली z डायरेक्शन का लिख सकते हैं आप, डी वाई डी जेड सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 डी z1 प्लस m2 डी z2 mn डी zn। इंडिविजुअल मासेस का जो शिफ्ट है मास से रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। दिस बिकम्स योर डी जेड सी एम, ठीक है। तो आपका ये एक्स वाई जेड में शिफ्ट निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, जब आपको इंडिविजुअल शिफ्ट्स पता है, ठीक है। अब ये पार्टिकल थ्योरी का लास्ट कॉन्सेप्ट है, या मिक्स है ये बेसिकली, कॉन्टिन्यूस बॉडी और इसका। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे थोड़े देर बाद, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम पे, ओके। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पॉइंट मासेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे थे, उनको कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस बॉडी में। तो जैसा कि फॉर्मूला था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 n तक जा रहे थे mn xn, ठीक है। और शिफ्ट का, ये शिफ्ट का फॉर्मूला है dxm, नो सॉरी, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस का सम है ये, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट मासेस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बॉडी को इनफाइनाइट पॉइंट मास आप मान सकते हैं, ठीक है।
एक पॉइंट मास dm1 हुआ, दूसरा dm2 हुआ, तीसरा dm3 हुआ, इसी तरह इनफाइनाइट तक चले जाइए आप, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट मासेस का सम एक कॉन्टिन्यूस बॉडी बन जाता है। वही फॉर्मूले में डाल देना है, dm1 x1 प्लस dm2 x2 प्लस 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 इनफाइनाइट तक, dm1 प्लस dm2 प्लस 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 इनफाइनाइट तक। अब आप जानते हैं कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पर क्या आता है, इंटीग्रल। तो हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए इंटीग्रल यूज़ कर लेंगे। तो एक्स सी एम हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम, इंटीग्रल ऑफ डी एम, ठीक है। ये टोटल मास हो जाएगा और ये एक्स डी एम से आप निकाल लेंगे एक्स सी एम का फॉर्मूला। सिमिलरली वाई सी एम का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन डी एम। नीचे वाला आप कई बार अगर आप इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चंस में तो ठीक है, नहीं करेंगे उसको टोटल मास से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल डीएम क्या होगा, टोटल मास ही तो होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान देने वाली है कि तीन तरह से आपको डेटा दिए हो सकते हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो के फॉर्म में। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। जब लीनियर बॉडी होगी तो लैम्डा दिया होगा फॉर लीनियर बॉडी, सिग्मा कब दिया होगा, फॉर 2D बॉडी, ठीक है। और रो कब होगा, जब 3D बॉडी होगी, जब वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, फॉर 3D बॉडीज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में इस फॉर्म से पूछेगा, मतलब कि इंटीग्रल डीएम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डेंसिटी दे देगा सपोज करिए 3D के फॉर्म में, तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो लैम्डा, सिग्मा और रो आपके ध्यान रखने हैं, ये लीनियर डेंसिटी होती है मास की, ये 2D मास डेंसिटी होती है जहाँ पर एरिया होगा सरफेस, जैसे हॉलो स्फीयर आपका हो गया तो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मास, या कोई प्लेट है आपकी 2D प्लेट या स्क्वायर प्लेट या ट्रायंगुलर प्लेट, तो उस पर एरिया वाइज मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहाँ पर सिग्मा यूज़ करेंगे। और जब वॉल्यूम की बात आएगी, जैसे एक सिलेंडर हुआ, जैसे एक सॉलिड स्फीयर हुआ, तो वहाँ पर रो यूज़ करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है, फेयरली सिंपल, इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन डी एम, ठीक है। सिमिलरली वाई का और सिमिलरली जेड का आ जाएगा। इसमें भी वही फंडा है कि जहां तक सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी सेंटर पे होगा। फॉर एग्जांपल ये बार है, अब सिमेट्रिकल बॉडीज का मतलब हो जाता है कि या तो बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि सिमेट्री आ रही है, ठीक है। तो आइदर द बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री एग्जिस्ट। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर पे मास ज़्यादा है वर्टिसेस के पास, लेकिन वो चारों दिशाओं में फिर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। तो हो सकता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फेयरली सिंपल सेंटर पे आ जाएगा। मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्मिटी में भी सिमेट्री आनी चाहिए, कि सपोज करिए कि सेंटर, जैसे ये सर्कुलर है तो सेंटर से जितना दूर जा रहे हैं सपोज करिए डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो तो सारे डायरेक्शन में ऐसे होगा, ठीक है। तो उसमें एक सर्कल के अबाउट, सेंटर के अबाउट सिमेट्री फिर भी एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उस केस में फिर भी सेंटर पे ही आपका सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है। पर सपोज करिए नॉन यूनिफॉर्मिटी कुछ ऐसे है कि इस वाई डायरेक्शन में आपका जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है, देन आपका ये फेल हो जाएगा, ठीक है, देन आपका ये काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है सेंटर के अबाउट कि नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट। जियोमेट्रिकल सेंटर, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ये आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। रॉड के केस में इसका सेंटर, स्क्वायर प्लेट के केस में इसका सेंटर, सर्कुलर प्लेट के केस में इसका सेंटर। रिंग के केस में आप जानते हैं कहाँ होता है, इसके सर्कल पे सेंटर पे आता है, रिंग पे लाई नहीं करता। हॉलो स्फीयर का भी इसके सेंटर पे आएगा, सॉलिड स्फीयर का भी इसके सेंटर पे आएगा, ठीक है।
ये वाला मैंने केस आपको बता दिया कि जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और फिर भी ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने दे दिया सर्कुलर प्लेट में कि रो सिग्मा आपका दिया होगा, लेट से सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट टाइम्स आर। ठीक है, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ रहा है आपकी मास डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका सिग्मा 1 होगा, यहाँ पर सिग्मा 2 होगा, तो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। फिर भी यहाँ पर सेंटर के अबाउट सिमेट्री लाई करेगी क्योंकि ये पूरे लाइन के अलॉन्ग सिग्मा 1 होगा, इस पूरे लाइन के अलॉन्ग सिग्मा 2 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेंटर के अबाउट फिर भी सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, इसलिए सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 होगा और फिर भी सेंटर ऑफ मास आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिग्मा 2 है इस पूरे रेडियस के लॉन्ग सिग्मा 2 होगा, ये सिग्मा 1 है इस पूरे रेडियस के लॉन्ग सिग्मा 1 होगा। ठीक है, अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट मास के लिए देखा था, इस केस के लिए भी ऐसे ही ब्रेक करके करेंगे। सपोज करिए प्लेट है, इस दो प्लेट का, इस प्लेट का मास m1 है, इस प्लेट का मास m2 है, तो इसको निकालने का तरीका भी फेयरली सिंपल है। जो ये वाली प्लेट m2 होगा, इसका सेंटर यहाँ पे मान लीजिए, m2 का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का, दिस बिकम्स a/2 b/2 एंड 0। सिमिलरली m1 का सेंटर, इस प्लेट का सेंटर इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट लिखना आसान हो जाएगा 0, b/2, c/2। अब दो मासेस हो गए, दो का कोऑर्डिनेट हो गया, यू कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट एक्सियम m1 टाइम्स 0 प्लस m2 टाइम्स a/2 अपॉन m1 प्लस m2। YCM कैसे निकालेंगे, m1 टाइम्स b/2 प्लस m2 टाइम्स b/2 अपॉन m1 प्लस m2। ZCM क्या होगा, m1 टाइम्स c/2 प्लस m2 टाइम्स 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे XCM, YCM एंड ZCM। ठीक है, तो मैंने कहा जहां तक आपको बिना पेन चलाए मिल जाएगा वहां तक आप आंख से देख के करेंगे, जहां तक सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी आप सेंटर सेंटर निकालते चले जाएंगे। इसको इस पॉइंट मास से रिप्लेस कर दीजिए, इसको इस पॉइंट मास से, दोनों पे फार्मूला लगा दीजिए m1 x1 वाला। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है फालतू। ठीक है, तो मैंने कहा जहां तक अवॉइड हो सके आपको वही फार्मूला यूज करना है। हम लोग इंटीग्रेट करने वाला फार्मूला भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे निकालते हैं, पर अभी जहां तक आपको सिमेट्री से चीजें दिख जाएं वहां तक आपको सिमेट्री से ही चलना है। ये एक क्वेश्चन है, हालांकि अभी ये मैंने समझाया नहीं है, पर मैं आपको बस एक समझाना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। कि कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज जहाँ पे जब भी आएगा तो ये हम जब निकाल लेंगे कि इस सेमी सर्कुलर डिस्क का कैसे निकालते हैं। ये एक स्क्वायर प्लेट है, उससे सेमी सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, तो क्या करना है, स्क्वायर प्लेट का अलग ले लेना है सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, और इसका जहां पर होगा, सपोज करिए ये, अभी मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर में के लिए रखा है, तो अभी आप सपोज कर लीजिए ये डिस्टेंस होती है कुछ y ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट का सेंटर ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, या आपको डेंसिटी दे दी इस केस में, मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्मा दे दिया है सपोज करिए। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट का m1 कितना हो जाएगा, दिस इज योर m1, दिस इज योर m2। m1 हो जाएगा सिग्मा टाइम्स a स्क्वायर, m2 हो जाएगा कितना, सिग्मा टाइम्स इसका एरिया कितना होगा, देखो ये अगर a है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा a/2, तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा एरिया, तो सिग्मा पाई
ए स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, ठीक है, इसका एरिया। अब यहीं पे आप इसका सेंटर मान लीजिए, तो ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। दोनों की इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपका a/2 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, a/2 प्लस वाई। अब कहीं पे आप ओरिजिन मान लीजिए, यहाँ पे ओरिजिन मान लो आप, और इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो एक्सीएम क्या हो जाएगा, m1 टाइम्स 0 प्लस m2 टाइम्स a/2 प्लस वाई ऑन m1 प्लस m2। तो तरीका देखिए, आपको सिग्मा दिया होगा, दोनों का प्लेट का अलग अलग मास निकाल लीजिए, ठीक है। अलग अलग मास निकालने के बाद एक को ओरिजिन मान लीजिए, आपको अभी इसको y मान लीजिए, डिस्टेंस को, इसकी सेंटर ऑफ मास कुछ y डिस्टेंस पे लाई कर रहा है यहाँ पे। ये इसका देखो, इस सेमी सर्कुलर प्लेट की सिमेट्री कैसे होगी, इसके अबाउट होगी, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बीच से, तो कहीं ना कहीं इसी पे लाई कर रहा होगा, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो मैंने इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है, इस लाइन से इसकी y डिस्टेंस मान ली है, तो y डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, तो आप लोग यहाँ पर y रख दीजिए, ठीक है, फॉर्मूले में। अब दो पॉइंट मासेस रिप्लेस हो गए हमारे, एक हमारा 0 0 पे, दूसरा a/2 प्लस वाई कॉमा 0 पे, ठीक। बस अब ये वन डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, एक्सीएम यू कैन अप्लाई टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज हैं, इंडिविजुअल बॉडीज का आप सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए सिमेट्री से या कैलकुलेशन से, जैसे भी, एंड देन आप उनको पॉइंट मासेस से रिप्लेस कर दीजिए उनके रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास, और फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, इन कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज वी फर्स्ट फाइंड center of mass of each body separately and then apply the formula, ठीक है, of point masses, ठीक। पहले इंडिविजुअल प्लेट्स का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया मैंने, फिर सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए एंड देन पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा दिया। दिस इज द अप्रोच फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, ठीक है। ये सिंपली इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, पॉइंट मास के लिए क्या फॉर्मूला था, m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज में आएगा, सपोज करिए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, कि एक बॉडी को शिफ्ट कर रही है dx1 से, ठीक है। तो यही फॉर्मूला उसमें भी यूज करेंगे, जहां पर हमें इंटीग्रेट करने की कहीं आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे इसे, ठीक है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करके लिखना चाहते हैं देन ये हो जाएगा m dx अपॉन इंटीग्रल dm। अगर हर पॉइंट बॉडी का dx से शिफ्ट हो रहा हो तो टोटल शिफ्ट आप निकाल लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है, और dm से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम करके देख लेते हैं एक, फाइंड द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास लैम्डा kg पर यूनिट लेंथ। अब जैसे कि ये रॉड दी हुई है 100 सेंटीमीटर की, तो इसको आपको निकालना है कि कितना शिफ्ट आया इसमें सेंटर ऑफ मास में।
आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक काट रहे हैं और इसको लाके यहाँ राइट में रख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप नया सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए या शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों से करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से 10 सेंटीमीटर का ब्लॉक काटा और इसको यहाँ रख दिया। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए कैसे करते हैं। पहले नया सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। ये जो प्लेट है इतनी लेंथ, ये कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो इसका इसके सेंटर पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास 45, ये डिस्टेंस हो जाएगी 45, और ये 10 वाला जो है इसके सेंटर पे लाई करेगा, इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये इधर से 5 होगा, पूरी 100 है तो ये 95 हो जाएगा। तो एक्स सी एम न्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इस 45 इस रॉड का सेंटर M1 ले लीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 45 + 10 55, 0, और M2 जो कि छोटा वाला है, इसको M1 ले लो, इसको M2 ले लो। M2 कितना हो जाएगा 95, 0। अच्छा, M1 कितना होगा, M1 हो जाएगा, देखो ये 95, M1 की लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो 90 टाइम्स लैम्डा मान लो, ठीक है, और M2 की लेंथ होगी 10, तो 10 लैम्डा मान लो। अब फॉर्मूला लगा दो, XCM कितना आ जाएगा न्यू, M1 कितना है 90 लैम्डा इंटू 55 प्लस M2 कितना है 10 लैम्डा इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100 लैम्डा, ठीक है। एक तरीका है इससे करने का, फिर XCM आपका कितना आ जाएगा इससे निकाल लीजिए, पर ये तरीका नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सेकंड मेथड से कि डेल्टा XCM जो शिफ्ट वाला फॉर्मूला निकाले थे कि M1 dx1 प्लस M2 dx2 पॉन M1 प्लस M2, इसको यूज करते हैं। देखो इसको ब्रेक कर लो, अब हम लोग बोल दे रहे हैं इसको M1 इसको M2, क्या M1 का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ 0, तो M1 इंटू 0 कर दो। M2 का पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, इनिशियली 5 पे था, फिर कहाँ चला गया 95 पे, तो कितना शिफ्ट हुआ 95 माइनस 5 अपॉन M1 प्लस M2, तो डेल्टा XCM कैसे हो जाएगा, दो लाइन में ये 0 हो गया, M2 इज हाउ मच 10 लैम्डा इंटू 90 अपॉन M1 प्लस M2 कितना हो गया 100 लैम्डा, तो ये 9 सेंटीमीटर, इससे आंसर आ जाएगा शिफ्ट में बड़े आसानी से। यहाँ सब क्या करते हैं XCM निकालते कुछ नया, शिफ्ट कैसे निकालते, फिर XCM न्यू माइनस XCM ओल्ड, ये शिफ्ट होता, पर ये फार्मूला लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, तो आप इजीली करिए ये वाले फार्मूले से। M1 टाइम्स इसका शिफ्ट, ये वाली शिफ्ट नहीं हो रहा, इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा M1 टाइम्स 0 प्लस M2 टाइम्स, अभी ये 95 पे है, पहले 5 पे था यहाँ से, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा 95 माइनस 5, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 5 की दूरी पे था क्योंकि ये 10 का लेंथ है, फिर बाद में इसका सेंटर ऑफ मास 95 पे चला गया यहाँ से, तो शिफ्ट कितना हुआ 95 माइनस 5, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर इज दी आंसर। तो ये शिफ्ट वाले फॉर्मूले से आप करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए M1 dx1 प्लस M2 dx2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 का कोई शिफ्ट नहीं है 0 डाल दिया, M2 का शिफ्ट 95 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। हाँ एक चीज़ छूट गई, मैं बता देता हूँ, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अभी तक हम लोगों ने जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाया था M1 x1 प्लस M2 x2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से तो xcm आपको x पोजीशन सेंटर ऑफ मास की थी। xcm x पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मास की जगह आप वेट लेंगे रिस्पेक्टिव w1 x1 प्लस w2 x2 डैश 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 फिर m1, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मली हमारे रियल एग्जांपल्स में सेम होंगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मास की जगह वेट लेते हैं। पर क्या हो, कोई बहुत लंबी बॉडी हो, ठीक है, जहाँ पर ग्रेविटी डिफर करने लगे, मतलब 5000 किलोमीटर की कोई लंबी स्केल हो, उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी डिफर करेगी तो वेट आपका अलग अलग पॉइंट का अलग अलग आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली W1 इज इक्वल टू M1G1 प्लस M2G2 है। फॉर नॉर्मल केसेस XCM इज इक्वल टू X सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसा कि मैंने कहा। पर सपोज करिए कोई बहुत बड़ी प्लेट आ जाए या बहुत लंबी स्केल आ जाए फॉर वेरी लार्ज बॉडीज वेयर ग्रेविटी चेंजेस, तो आपका XCM X सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 5000 सपोज करिए वर्टिकल 5000 लॉन्ग 5000 किलोमीटर हाई कोई बार रखा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आप निकालेंगे तो जितना ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटी आपकी चेंज होती चली जाएगी। तो G1 G2 बराबर नहीं होगा इस केस में, ठीक है। G1 नॉट इक्वल टू G2 नॉट इक्वल टू Gn, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट आएगा, XCM कुछ अलग आएगा, X सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ अलग आएगा। कहने का मतलब है कि नॉर्मली अर्थ पे हम लोग हर जगह कांस्टेंट मानते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका XCOG और XCM सेम आ जाएगा। लेकिन कोई बॉडी बहुत ज़्यादा लंबी हो, अर्थ से लेके कुछ हाई तक चली गई हो, उसका आपको हाइपोथेटिकल केस कैलकुलेट करवा दे क्वेश्चन में, तो आप दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। कैसे, बस यहाँ पर m की जगह w रख देंगे। w इज़ व्हाट, वेट, और वेट में आपका g आएगा, M1G M2G। तो g का जब ग्रेविटेशन में हम लोग देखेंगे कैसे वेरी करता है, तो वो डाल के आप इसमें निकाल सकते हैं। अभी मेरा समझाने का मतलब ये है कि XCM और X सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर वेरी इनफाइनाइटली लॉन्ग बॉडीज आर नॉट सेम, जहाँ पर ग्रेविटी डिफर कर रही हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे कुछ बॉडीज़ के, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।